नमस्कार। कैपिटल मार्केट का ये तीसरा पार्ट है। इसके पहले हम कैपिटल मार्केट के दो पार्ट पढ़ चुके हैं। जो पहला पार्ट हमने कैपिटल मार्केट का पढ़ा था, उस वीडियो में हमने जाना था कि स्टॉक एक्सचेंज भारत में कितने प्रकार के स्टॉक एक्सचेंज हैं, जिसमें BSE के बारे में हमने विस्तार से समझा था, NSE के बारे में हमने विस्तार से समझा था, और इनके जो सूचकांक है सेंसेक्स और निफ्टी, इनको भी हमने विस्तार से समझा था और इनके बीच में क्या अंतर होता है ये भी हमने देखा था। इसके अलावा भी कुछ सूचकांक और कुछ इंडेक्स हैं इंडिया के अंदर, MCX, SX, रेजिडेक्स और ग्रीनएक्स, इनके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की थी। उसके बाद हमने पार्ट 2 में जो वीडियो बनाया था कैपिटल मार्केट का, उसमें हमने चर्चा की स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, और शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, ये शेयर से किस प्रकार से भिन्न होता है, राइट शेयर क्या होते हैं, अल्फा शेयर क्या होते हैं, राइट इश्यू क्या होता है, कंट्रेरियन शेयर क्या होता है, डिफेंसिव शेयर क्या होता है, वोलेटाइल शेयर क्या होते हैं, बोनस शेयर्स क्या होते हैं। इसके अलावा हमने बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें जंक बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ा था, डिवेंचर और डिवेंचर के विभिन्न प्रकारों को हमने समझा था, वाणिज्यिक पत्र को हमने पढ़ा था। तो ये सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 इस प्रकार से कैपिटल मार्केट में कवर की। लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ कैपिटल मार्केट के बारे में जानना बाकी है। तो ये तीसरा पार्ट है कैपिटल मार्केट का, और इस तीसरे पार्ट में भी कैपिटल मार्केट पूरी तरीके से नहीं आ पाएगा, तो आगे भी कुछ पार्ट इसके होंगे। तो ये तीसरा पार्ट है, इसमें हम सबसे पहले IPO अर्थात इनिशियल पब्लिक ऑफर को समझते हैं। IPO क्या होता है? तो देखिए, IPO के जरिए कोई भी जो कंपनी होती है वो पहली बार अपने शेयर्स आम निवेशकों को इश्यू करती है। जो आम शेयर धारक हैं, आम निवेशक हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको IPO के जरिए कोई भी कंपनी पहली बार शेयर इश्यू करती है। IPO के जरिए कंपनियां कारोबार बढ़ाने के लिए पैसा जुटाती है। आमतौर पर IPO में नए शेयर जारी किए जाते हैं। कुछ मामलों में पब्लिक ऑफर के जरिए पुराने शेयर भी बेचे जाते हैं। पुराने शेयर्सों की बिक्री को ऑफर फॉर सेल कहा जाता है। यहाँ पे आप फिर से सुन लीजिए, जब पुराने शेयर्स की बिक्री होती है उसे ऑफर फॉर सेल कहा जाता है। जब कोई कंपनी पहली बार शेयर जारी करती है तो उसे IPO कहते हैं। IPO के बाद कुछ साल बाद कंपनी जब फिर से पब्लिक ऑफर लाती है तो फिर उसे FPO कहते हैं। अब ये FPO क्या है, ये भी इस वीडियो में आगे चल के हम पढ़ेंगे। FPO का फुल फॉर्म होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। उसी कंपनी का होता है जो पहले IPO ला चुकी है। FPO लिस्टिंग के बाद आता है, जबकि IPO के साथ कंपनी की बाजार में लिस्टिंग होती है। दोनों में अंतर समझिए। FPO लिस्टिंग के बाद आता है जब कंपनी लिस्टेड हो चुकी होती है, जबकि IPO क्या होता है, वो कंपनी के बाजार में उससे ही लिस्टिंग होती है, उससे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। कंपनियां जब पैसा जुटाने के मकसद से IPO लाती है तो जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं, या हम कहें कि जो कंपनी के पुराने निवेशक होते हैं, अगर अपने शेयर बेचना चाहें तो IPO लाते हैं। जब कंपनी अपना कर्ज चुकाने के लिए बाजार से पैसा जुटाती है तो भी IPO लाया जाता है। अब हम बात करें कि नए कारोबार या पुराने कारोबार के विस्तार के लिए भी क्या IPO लाया जाता है? जी हाँ, जब नया कारोबार या पुराने कारोबार का विस्तार किया जाता है तो उसके लिए भी कंपनियां IPO लेकर आती है। दरअसल IPO लाते वक्त पैसा जुटाने का मकसद निवेशकों को बताना पड़ता है। जब कंपनी की लिस्टिंग हो जाती है उसके बाद कितने शेयर किसके पास हैं, इसका लेखा जोखा शेयर होल्डिंग पैटर्न से पता चलता है। सेबी के नियम के मुताबिक कम से कम 25% शेयर आम निवेशक के पास होना जरूरी है। 25% का नियम शेयर में लिक्विडिटी सुनिश्चित करने के लिए होता है। सेबी के मुताबिक पब्लिक इशू की कीमत निवेशक खुद तय करें। IPO लाते वक्त कंपनी को उसकी कीमत एक दायरे में बतानी होती है। यह दायरा 20% का होता है, जिसे प्राइस बैंड हम कहते हैं।
न्यूनतम और अधिकतम कीमत में 20% का फर्क होता है। प्राइस बैंड का फैसला प्रोमोटर्स और मर्चेंट बैंकर मिलकर करते हैं। आईपीओ में अक्सर जो एंकर इन्वेस्टर होते हैं उनका नाम सामने आता है। एंकर इन्वेस्टर से हमारा क्या मतलब है? एंकर इन्वेस्टर वो होते हैं, वो निवेशक होते हैं जो लंबे वक्त तक निवेश करते हैं कंपनी में। एंकर इन्वेस्टर कभी भी अपना शेयर बेचकर नहीं निकल सकते। एंकर इन्वेस्टर्स को पब्लिक इश्यू खुलने से पहले ही शेयर दे दिए जाते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, एंकर इन्वेस्टर्स, जो आपको ध्यान रहना चाहिए। वो व्यक्ति जो लंबे वक्त तक निवेश करते हैं कंपनी में और ये कभी भी अपना शेयर बेचकर नहीं निकल सकते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स संस्थागत निवेशक होते हैं। एंकर इन्वेस्टर्स में बैंक, म्यूचुअल फंड और विदेशी संस्थागत निवेश यानी एफआईआई भी शामिल है। एंकर इन्वेस्टर से ही आईपीओ बड़े निवेशक इनमें शामिल होता है। एंकर इन्वेस्टर्स से ही जो आईपीओ होता है उसमें बड़े निवेशकों की दिलचस्पी पता चलती है। एंकर इन्वेस्टर्स को शेयर देने का फैसला प्रोमोटर और मर्चेंट बैंकर मिलकर करते हैं। एंकर इन्वेस्टर जो होता है वो अपने शेयर्स आईपीओ में आने के बाद कम से कम 1 महीने तक नहीं बेच सकते हैं। वहीं प्रोमोटर होते हैं वो अपने शेयर्स 1 साल या कुछ मामलों में 3 साल तक नहीं बेच सकते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है कि जब आईपीओ आएगा तो जो एंकर इन्वेस्टर्स होगा वो 1 महीने तक अपने शेयर्स नहीं बेच सकते हैं, जबकि प्रोमोटर्स है वो 1 साल या कुछ मामलों में 3 साल तक अपने शेयर्स नहीं बेच सकते हैं। अब हम बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स बनाम एचएनआई की। रिटेल इन्वेस्टर छोटे निवेशक होते हैं। आईपीओ में 2 लाख रुपए तक लगाने वाले रिटेल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। पहले ये सीमा 50,000 रुपये थी। आईपीओ में 2 लाख रुपए से ज़्यादा अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसे एचएनआई कहते हैं। एचएनआई का मतलब है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। एचएनआई या रिटेल इन्वेस्टर्स का फैसला नेटवर्थ से नहीं होता है बल्कि आईपीओ का जो एप्लीकेशन होता है उससे होता है। 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन लगाने वाले सारे निवेश रिटेल इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। तो ये हमने आईपीओ और एफपीओ के बारे में विस्तार से समझा। बेसिक अंतर जो होता है आईपीओ और एफपीओ में कि जो आईपीओ होता है वो तो जब कंपनी पहली बार रजिस्ट्रेशन करवाने के उद्देश्य से अपने शेयर्स जारी करती है, जबकि एफपीओ क्या होता है, कंपनी जब बाद में दूसरा पब्लिक ऑफर लेकर आती है लिस्टेड होने के बाद में, तो उसे एफपीओ कहा जाता है। इसके लिए बाकायदा विज्ञापन किया जाता है, एक प्राइस बैंड इसके लिए तय किया जाता है और कंपनी की जो पहली पेशकश होती है वो आईपीओ है और उसके बाद कंपनी की जो भी पेशकश होगी वो एफपीओ होगी। फर्दर पब्लिक ऑफर इसीलिए इसे कहा जाता है। क्लियर है आईपीओ और एफपीओ के बारे में, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं अगला जो हमारा टर्म है इनसाइडर ट्रेडिंग। एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है शेयर मार्केटिंग की दृष्टि से इनसाइडर ट्रेडिंग। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस इनसाइडर ट्रेडिंग को इल्लीगल माना जाता है, अवैधानिक माना जाता है और इससे शेयर मार्केट में जो आम निवेशक होता है वो अपना पैसा खो सकता है। तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है। देखिए, आमतौर पे हम कहें तो जो अवैध तरीकों से शेयर की खरीद बिक्री के द्वारा लाभ प्राप्त करने को इनसाइडर ट्रेडिंग हम कह सकते हैं। ये अवैध खरीद बिक्री अक्सर कंपनी के कर्मचारियों द्वारा ही की जाती है। यहाँ पर इस शब्द को नोट कर लीजिए, कर्मचारी जो कंपनी के होते हैं वो ही ये काम करते हैं, क्योंकि उनको सारी नॉलेज होती है कंपनी के बारे में कि कंपनी कब क्या डिसीजन लेने वाली है, जो अंदर की जानकारी होती है। जब किसी कंपनी के जो मैनेजमेंट है उससे जुड़ा कोई व्यक्ति कंपनी की गोपनीय जानकारी के आधार पर सिक्योरिटी या शेयर खरीद कर या बेचकर अवैध तरीके से लाभ कमाता है तो हम इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहेंगे। ऐसा अक्सर कंपनी के शेयरों का भाव बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। कई बार कंपनी के मैनेजमेंट से संबंधित लोग अपने शेयर्स को अधिक मूल्य पर बेचने के लिए तेजी का माहौल बनाते हैं। ऐसे में जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो इस झांसे में आ जाते हैं और शेयर्स को अधिक मूल्य पर खरीद लेते हैं और इसका परिणाम क्या होता है कि इन्वेस्टर्स का पैसा तो डूब जाता है और कंपनी को फायदा होता है। अब निवेशक को वास्तविक स्थिति का जब पता चलता है
कि शेयर्स का भाव अवैध तरीके से बढ़ाया गया है तो शेयर्स की कीमत अचानक गिरने लगती है और फिर जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान उठाना पड़ता है। एक उदाहरण से इसे हम समझते हैं। मान लो कि एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ मर्जर होने वाला है। मर्जर आप समझते हैं कि दोनों कंपनी आपस में मिलने वाली है। अब मर्जर करने वाली कंपनी का जो सीईओ है वो अपने किसी रिश्तेदार के नाम पर कंपनी के शेयर्स को खरीद लेता है, जबकि उसे पता होता है कि मर्जर होने के बाद में शेयर्स के भाव बढ़ जाएंगे और जो मर्जर की घोषणा है उसके बाद शेयर के भाव बढ़ने भी लगते हैं और कंपनी का सीईओ शेयर्स को अधिक मूल्य पर बेचकर मुनाफा कमा लेता है। ऐसी स्थिति को हम इनसाइडर ट्रेडिंग कहेंगे। हालांकि जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, जो कंपनी के प्रवर्तक होते हैं, उनके द्वारा शेयर खरीदना या बेचना कोई गलत बात नहीं होती। अगर वो सेबी द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उन्हीं नियमों के अनुसार शेयर्स को खरीदते हैं, शेयर्स को बेचते हैं, तो ऐसी स्थिति में लीगल माना जाएगा, ना कि इल्लीगल। इनसाइडर ट्रेडिंग का एक और उदाहरण हम लेते हैं कि पिछले पाँच वर्षों के सेबी की वार्षिक रिपोर्ट के डेटा के इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के मामलों की अगर हम जांच करें तो सेबी ने वर्ष 2015 से 2019 तक कुल मिलाकर 141 मामले दर्ज किए। तो वहीं 2019 में लगभग 70 इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले आए हैं। इसमें कई नामचीन हस्तियों के नाम भी सामने आए, उन पर आरोप लगे, जिसमें हम जो सन फार्मा कंपनी है उसके दिलीप सांघवी का नाम सुनने में आया और कुछ ऐसे ही मशहूर डायरेक्टर्स थे कंपनी के, किरण मजूमदार, राकेश झुनझुनवाला, इन सब का नाम भी हमने सुना था। सेबी क्या करता है, सेबी क्या कदम उठाता है इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में, यह भी हमें समझना जरूरी है। सेबी अर्थात सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यही देखता है, कैपिटल मार्केट की निगरानी यही करता है। तो इसने इनसाइडर ट्रेडिंग को नियंत्रित करने के लिए बहुत सख्त कदम उठाए हैं सेबी ने। इनसाइडर ट्रेडिंग पर नकेल कसने के लिए जो मार्केट सर्विलांस सिस्टम होता है उसे लागू किया सेबी ने। अब ये जो सिस्टम है, ये जो तंत्र है, ये बाजार के असामान्य पैटर्न पर नज़र रखता है। सेबी ने इसमें निरंतर सुधार करने का प्रयास भी किया है। सेबी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण मापदंड भी निर्धारित किए हैं, जैसे कंपनी द्वारा जब कोई भी घोषणा की जाएगी तो उससे पहले और बाद के 48 घंटों के दौरान प्रमोटर्स, मैनेजमेंट या कर्मचारी को कंपनी के शेयर्स में ट्रेड करने की अनुमति नहीं होगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है सेबी के द्वारा कि अगर आप कोई महत्वपूर्ण घोषणा करते हो तो 48 घंटों के दौरान पहले और बाद में प्रमोटर्स, मैनेजमेंट या कर्मचारी कंपनी के शेयर्स में ट्रेड नहीं करेंगे। यह मापदंड उन ऑडिटर्स, लॉ फर्म, विश्लेषक, एडवाइज़र पर भी लागू होता है जो कंपनी को सलाह देते रहते हैं। साथ ही कंपनी के जो 3 महीने में जो परिणाम होते हैं, जिसे हम तिमाही परिणाम के नाम से जानते हैं, उसके 48 घंटों तक ट्रेडिंग विंडो बंद रखने का भी नियम यहाँ पर सेबी ने बना रखा है। और अगर इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो फिर सेबी सख्त सजा के प्रावधान भी रखता है और ऐसे प्रमोटर्स को या ऐसे व्यक्तियों को जो इस इनसाइडर ट्रेडिंग में लिप्त हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाती है सेबी द्वारा। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग एक अवैध प्रथा है जो कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़े व्यक्ति अपने फायदे के लिए करते हैं। ऐसे व्यक्ति अब कंपनी की गोपनीय जानकारी के द्वारा शेयर्स को खरीद कर या बेच कर लाभ कमाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हैं जो एक निवेशक को ध्यान में रखने चाहिए इनसाइडर ट्रेडिंग से बचने के लिए, कि कई बार शेयर बाजार में बुलिश कंडीशन होती है तो बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों के शेयर का भाव में तेजी आ जाती है। ये तेजी कंपनी के प्रमोटर और सटोरियों के बीच मिली भगत से होती है। तो एक तो निवेशकों को इससे बचना चाहिए, जो ये बुलिश कंडीशन होती है उससे। बुलिश कंडीशन यानी बुल और बियर दो आगे हम पढ़ेंगे, तेजड़िया और मंदरिया के बारे में, तब हम समझेंगे बुलिश कंडीशन क्या होती है। जानबूझकर
इनसाइडर ट्रेडिंग में जब भाव बढ़ा दिए जाते हैं, और बुल अलग चीज़ होती है जब तेजी होती है मार्केट में। तो ऐसे व्यक्तियों द्वारा बाजार में जब अफवाह फैलाई जाती है और अलग अलग खाते में शेयर्स जमा किए जाते हैं, जो ये सटोरी रहते हैं और प्रमोटर रहते हैं इनकी मिलीभगत से, और ये सब शेयर्स के भाव बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है, जिससे जो इन्वेस्टर्स है वो अधिक मूल्य पर शेयर खरीद लेते हैं और फिर बाद में उनको ठगा जाता है। तो ये सब बातें थी इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में। उम्मीद है आप समझे होंगे इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है और एक इन्वेस्टर को इससे बचना क्यों ज़रूरी है। यहाँ पे बीच में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी वारेन बफेट ने, उसे हम समझते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। जब दूसरे लालची हों तब आपको सतर्क रहना चाहिए शेयर मार्केट में, और बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। और ऐसे वक्त में जब सभी शेयर मार्केट में डरे हुए हों, निवेश करने से डरते हों, ऐसे वक्त में आपको लालची हो जाना चाहिए। उनकी एक जो बुक है उसे आप जब पढ़ेंगे वॉरेन बफेट की, तब आप समझ पाएंगे कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में जो मंदड़िया और तेजड़िया की स्थितियां होती है वो क्या होती है और इन दोनों में क्या अंतर है, इसे हम समझते हैं। सबसे पहले हम तेजड़िया की बात करते हैं। तो तेजड़िया उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कि शेयर बाजार में शेयरों की खरीदारी करता है, और इसी खरीदारी के कारण शेयर बाजार ऊपर की ओर जाता है। यह निवेशक बाजार के बारे में सकारात्मक रुख रखता है, क्योंकि वह ये सोचता है कि उसके द्वारा खरीदे गए शेयरों का दाम ऊपर चढ़ेंगे। जबकि बियर अर्थात मंदड़िया की हम बात करें तो उस निवेशक को कहा जाता है जो कि अपने खरीदे गए शेयरों को बेचता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि उसके द्वारा जो शेयर खरीदे गए हैं उन शेयरों के दाम बाजार में गिरने वाले हैं, इसलिए वो अपने शेयर्स को बेच देता है। और कई लोगों के द्वारा ऐसा करने पर बाजार नीचे की ओर गिरता है। जब सामूहिक रूप से बहुत सारे व्यक्ति ऐसा करने लगते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, जब बेचेंगे ज़्यादा और खरीदेंगे कम तो शेयर मार्केट नीचे आ जाएगा। उसे मंदड़िया की स्थिति कहते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज में मंदड़िया और तेजड़िया सटोरियों की दो श्रेणियां हैं। दोनों श्रेणियों के सटोरियों की प्रकृति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मंदड़िया हम उन सटोरियों को कहते हैं जो किसी कंपनी के शेयरों के भाव निकट भविष्य में गिरने की उम्मीद करते हैं ताकि वो उसे कम भाव पर खरीद कर अच्छा मुनाफा कमा सके, और इसे अंग्रेजी में हम बियर अर्थात भालू जो शब्द है उससे प्रकट करते हैं हिंदी में। तेजड़िया उन सटोरियों के समूह को कहते हैं जो किसी कंपनी के शेयरों के भाव बढ़ने की उम्मीद में शेयरों को खरीद लेते हैं और भाव के वृद्धि होने पर शेयरों को बेचकर मुनाफा कमाने की उम्मीद करते हैं। इन्हें अंग्रेजी में हम बुल के नाम से जानते हैं। और बाजार में मंदड़िया और तेजड़िया जो सटोरिये होते हैं उनकी संख्या के अनुसार बाजार को मंदड़िया बाजार या तेजड़िया बाजार कहा जाता है। बिना किसी विशेष कारण के, जिसमें सरकारी नीति, त्यौहार, वैश्विक कारण आदि शामिल होते हैं, उनके बाजार में इनकी एक वृद्धि किसी व्यक्ति के संकेतक में होती है। अगर हम बात करें, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी थी वर्ष 1992 में, जिसके ऊपर एक अभी फ़िलहाल में वेब सीरीज़ भी बनी हुई है, स्कैम 92। तो वर्ष 1992 में हर्षद मेहता समूह के समय बाजार तेजड़िया सटोरियों से पूरी तरह प्रभावित रहा था। मंदड़िया और तेजड़िया की सक्रियता के आधार पर बाजार की वर्तमान स्थिति का अंदाज़ा लगाया जाता है। ठीक है, हम तेजड़िया और मंदड़िया शब्द दोनों को समझ चुके हैं। अब शेयर मार्केट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है पीई रेशियो। अगर इसे किसी ने ध्यान से समझ लिया तो वो सही डिसीजन ले पाएगा कि उसे कौन से शेयर्स खरीदने चाहिए और कौन से शेयर्स खरीदने से बचना चाहिए। ये पीई रेशियो क्या भला है, इसे हम समझते हैं और बहुत ही ध्यान से समझते हैं इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है शेयर मार्केटिंग की दुनिया में। देखिए, ज़्यादातर निवेशक जो होते हैं वो किसी शेयर्स में पैसा लगाने से पहले उसका पीई रेशियो देखते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, कैसे निकलता है ये पीई रेशियो, इन सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पीई रेशियो होता क्या है। देखिए,
किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू यानी यह पता लगाने के लिए कि वह सस्ता है या महंगा है, सबसे ज़्यादा पीई रेशियो के पैमाने का इस्तेमाल होता है। इसे शेयर की कीमत और शेयर से आय का अनुपात कहा जाता है। देखिए, इसका सूत्र अगर आप देखें तो शेयर मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर, ईपीएस जिसे हम कहते हैं, या फिर नेट प्रॉफिट अपॉन ईपीएस की गणना हम करते हैं, नेट प्रॉफिट में भाग देते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स का, तब जाके हमें ईपीएस प्राप्त होता है। और इस ईपीएस का हम भाग देते हैं किसमें, शेयर मार्केट प्राइस में, तब हमें पीई रेशियो प्राप्त होता है। तो जो ये पीई रेशियो है, इससे हम ये जो अनुपात है इसकी गणना करते हैं और यह पता लगाने के लिए कि यह सस्ता है या महंगा, सबसे ज़्यादा पीई रेशियो के पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। इसे शेयर की कीमत और शेयर से आय का अनुपात हम कहते हैं। शेयर से आय को शेयर बाजार की शब्दावली में हम ईपीएस कहते हैं। इसका मतलब है अर्निंग पर शेयर, और किसी कंपनी के मुनाफे में उसके कुल शेयरों की संख्या से भाग देने पर हम ईपीएस निकालते हैं। इसके बाद शेयर बाजार में शेयर की कीमत में ईपीएस का भाग देने पर पीई रेशियो हम निकालते हैं। एक उदाहरण से हम इसे समझते हैं। मान लो एक कंपनी है और उस कंपनी में शेयर की कीमत 100 रुपये है। ध्यान से समझिएगा, एक कंपनी है कोई भी XYZ लिमिटेड, और उस कंपनी का जो एक शेयर है उसकी कीमत 100 रुपये है। उसका EPS अर्निंग पर शेयर 10 रुपये है। तो फिर उसका पीई रेशियो क्या हुआ, 100/10, तो इसका पीई रेशियो आएगा 10। ठीक है। अब देखिए, निवेशक जो होते हैं उनके लिए पीई रेशियो क्यों महत्वपूर्ण होता है, ये हम समझते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए क्यों जानना जरूरी होता है कि किसी कंपनी का पीई रेशियो क्या है। निवेश के लिए शेयर चुनते वक्त ज़्यादातर जो इन्वेस्टर होते हैं वो पीई रेशियो पर गौर करते हैं। इससे उन्हें ये पता लगता है कि जिस शेयर में वे निवेश करने जा रहे हैं वो कितना सस्ता है या कितना महंगा है। मान लीजिए अगर आपके पास कोई आईटी कंपनी है, उसके शेयरों में निवेश करने का आपने फैसला किया है, तो शेयर बाजार के जो आईटी इंडेक्स है उसके पीई को आप सबसे पहले देखें, पीई रेशियो को सबसे पहले देखें। इसके बाद उस पीई रेशियो से उस आईटी कंपनी के पीई की तुलना करें जिसमें आप निवेश करना चाहते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि जिस कंपनी में आप निवेश करने जा रहे हैं उसका शेयर महंगा है या सस्ता, यानी आपके लिए घाटे का सौदा है या फ़ायदे का सौदा। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ। मान लो आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो जो उस कंपनी का एक समूह है, जैसे मान लो हमने आईटी कंपनी कहा, तो आईटी कंपनी का जो पूरा समूह है उसका पीई रेशियो और जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसके पीई रेशियो की तुलना करें, और फिर हम ये देखें कि वो शेयर हमें सस्ते में मिल रहा है या महंगे में मिल रहा है। इसके लिए हम एक ही सेक्टर की कंपनियों के पीई रेशियो की भी तुलना कर सकते हैं। आमतौर पर जो अच्छी बुनियाद और ग्रोथ वाली कंपनियों के शेयर होते हैं उनका पीई रेशियो ज़्यादा होता है। वेल्थ विजर्स फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड प्लानर्स में चीफ प्लानर हैं मधुपम कृष्णा, उन्होंने कहा था कि पीई रेशियो से निवेशक को किसी शेयर की कीमत में होने वाली बढ़ोतरी का अंदाज़ा भी लग जाता है। जैसे ज़्यादा पीई रेशियो जिस कंपनी का होगा वो छोटी अवधि में कई गुना रिटर्न की उम्मीद हम उससे नहीं रख सकते हैं शॉर्ट टर्म में। अब ये पीई रेशियो भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, पीई रेशियो भी बदलता रहता है। किसी कंपनी का पीई रेशियो निश्चित संख्या नहीं होती है, यह हमेशा बदलता रहता है। मान लो किसी कंपनी का पीई रेशियो आज 20 है, इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा ये 20 ही रहेगा, इसमें कमी या बेसी हो सकती है। कंपनी के प्रदर्शन और शेयर बाजार में उसके शेयर की कीमत के अनुसार ये रेशियो घटता बढ़ता रहता है। कंपनी के अच्छा मुनाफा कमाने पर उसके शेयरों की मांग बढ़ती है, उससे उसका पीई रेशियो भी बढ़ता है। इसी तरह से अगर किसी कंपनी को नुकसान होता है तो उसके पीई रेशियो में गिरावट आ जाती है। चलिए, ये तो है पीई रेशियो। इसका फॉर्मूला एक बार आप फिर से देख लीजिए। शेयर मार्केट प्राइस में ईपीएस का भाग देकर हम पीई रेशियो की गणना करते हैं और बहुत महत्वपूर्ण होता है ये रेशियो। अब आगे हम चर्चा करते हैं जो लाभांश है, डिविडेंड है, वो क्या होता है। देखिए,
रिटर्न डिबेंचर पे मिलता है ब्याज। आप कहीं से लोन लेंगे तो उसके ऊपर जो आप उस व्यक्ति को रिटर्न के रूप में देंगे, उसका प्रतिफल देंगे, वो ब्याज के रूप में देंगे। तो जब एक निवेशक इक्विटी शेयर में या प्रेफरेंस शेयर में एक मालिक के हैसियत से निवेश करता है तो उसको रिटर्न में क्या मिलेगा? शेयर्स में रिटर्न दो प्रकार से होते हैं। एक रिटर्न छुपा हुआ होता है और एक रिटर्न होता है जो ब्याज की तरह ही हमें मिलता है, जिसे हम डिविडेंड के नाम से जानते हैं, लाभांश के नाम से जानते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी जो लाभ कमाएगी तो उस लाभ पर उसके सभी मालिकों का हक होगा, यानी उसके मालिक कौन हुए? शेयर होल्डर्स। तो उस लाभ का जितना एक शेयर होल्डर हिस्सा रखता है, शेयर रखता है, उस हिस्से को ही लाभांश कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। ये उस शेयर होल्डर्स का प्रतिफल होता है। अब हम बात करें कि प्रेफरेंस शेयर्स में भी क्या डिविडेंड मिलता है? जी हाँ, प्रेफरेंस शेयर में भी डिविडेंड दिया जाता है और इक्विटी शेयर्स में भी डिविडेंड दिया जाता है। कोई कंपनी डिविडेंड दे ही सही, यह भी जरूरी नहीं होता। यह कंपनी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किसी वर्ष डिविडेंड घोषित करती है या नहीं करती। अब आते हैं हम पॉन्जी स्कीम पर। यह क्या भला है? पॉन्जी स्कीम क्या चीज़ है, इसे हम समझते हैं। देखिए, पॉन्जी स्कीम किसी कंपनी द्वारा प्लान होता है जिससे लोगों को अपने पैसे उस प्लान में निवेश करने होते हैं। उसके बाद उन्हें और भी लोगों को उस कंपनी से जोड़ना होता है। आपने चेन सिस्टम के बारे में सुना होगा। ऐसे कई उदाहरण आपके पास आसपास देखने को मिल जाएंगे। ऐसे व्यक्ति भी मिल जाएंगे जो आपको इस प्रकार के इन्वेस्टमेंट के लिए उकसाते हैं। तो ऐसी पॉन्जी स्कीम में जुड़ने के लिए उसके बदले में उन्हें निवेश ब्याज के साथ वापस मिलता है। परंतु अगर हम रिटर्न साधारण ब्याज दर से बात करें तो साधारण ब्याज दर से नहीं मिलता है। पॉन्जी स्कीम में रिटर्न कई गुना ज़्यादा और 100% नो रिस्क के दावे पर मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नए जुड़े मेंबर का पैसा पुराने जुड़े मेंबर के पास जाता है और ये सिलसिला चलता रहता है। चले एक उदाहरण से समझते हैं इसे। जैसे XYZ कोई पॉन्जी स्कीम पर चलने वाली कंपनी है। अब उस कंपनी में मोहन नाम का कोई व्यक्ति है जो 10,000 रुपये निवेश करता है। उसके बाद वह अपने मित्र सोहन को अपने सहारे उस कंपनी में निवेश करवाता है, जिसने 10,000 रुपये निवेश किए थे, जिसके बदले जो मोहन है उसको कंपनी से सीधे 25,000 रुपये मिल जाते हैं। अब मोहन की रिटर्न इनकम देखकर अब और भी लोग इस XYZ कंपनी में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। इस तरह से कंपनी से जुड़ने वाले लोगों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जाती है। पॉन्जी स्कीम यही है जहाँ पर जो सबसे पहला निवेशक जुड़ता है उसका ज़्यादा फायदा देखकर वो एक चेन बनती जाती है और आखिर में जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको धोखाधड़ी का सामना करना पड़ता है, उनका पैसा जो है बर्बाद हो जाता है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? अच्छा, इसका नाम पॉन्जी स्कीम ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है? इसके पीछे भी एक कारण है। चार्ल्स पॉन्जी, जी हाँ, चार्ल्स पॉन्जी एक व्यक्ति है। इन्होंने पॉन्जी स्कीम नाम इनके नाम पर ही पड़ा है। चार्ल्स पॉन्जी ने 1920 में पॉन्जी स्कीम से अपना बिजनेस प्लान बनाया और उससे भी काफ़ी समय पहले पॉन्जी स्कीम से फ्रॉड हो चुके थे। तो इनके नाम पर ही ये जो पॉन्जी स्कीम है ये नाम रखा गया। पॉन्जी स्कीम क्या है ये तो हमें पता चल गया। अब पॉन्जी स्कीम को फ्रॉड और स्कैम क्यों कहते हैं ये भी हम समझने की कोशिश करते हैं। पॉन्जी स्कीम कंपनियां इसलिए बनाई जाती है कि वे लोगों के साथ फ्रॉड और स्कैम सीधे तौर पर कर सके। ये कंपनियां शुरुआती निवेशकों को बेशक पैसे देती है जिससे और भी लोग उस कंपनी और प्लान की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन जैसे ही लाखों की तादाद में लोग निवेश करने लगते हैं ये एकदम से गायब हो जाती हैं, जिससे शुरुआती निवेशकों को तो फ़ायदा मिलता है लेकिन बाद में जो निवेशक जुड़ते हैं ऐसे लाखों निवेशकों का पैसा डूब जाता है। इसलिए पॉन्जी स्कीम को फ्रॉड और स्कैम भी कहते हैं।
पॉन्जी स्कीम से चलने वाली आज भी सैकड़ों कंपनियां हैं, जबकि बहुत बड़े बड़े घोटाले पहले हो चुके हैं। पॉन्जी स्कीम से अब तक का सबसे बड़ा घोटाला बर्नी मैडॉफ की कंपनी ने किया था, जिसने सिर्फ अकेले अमेरिका में ही 45,000 करोड़ रुपए का चूना लगाया। बहुत बड़ी रकम है ये, 45,000 करोड़ रुपए। बर्नी मैडॉफ का जो घोटाला है वो अब तक का सबसे बड़ा पॉन्जी स्कीम का घोटाला है। तो इसके बाद भारत में भी सहारा, शारदा और पीएसईएल ने पॉन्जी स्कीम से जनता का पैसा डुबोया है, ये हम जानते हैं। अकेले जो पीएसईएल है उसने भारत में 49,000 करोड़ रुपए आम जनता के डुबोए हैं। इसी तरीके से फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड, इस प्रकार की कंपनियों का भी हमने इसमें नाम सुना है। तो ये है पॉन्जी स्कीम। अब हम आगे पढ़ते हैं बोनस शेयर्स के बारे में। बोनस शेयर क्या होता है? कई बार कंपनी को प्रॉफिट होने के बाद वो डिविडेंड जारी नहीं करती है, लाभांश जारी नहीं करती है, बल्कि कंपनी के ही कुछ शेयरधारकों में बांट देती है। अब डिविडेंड नहीं देके जब वो शेयर होल्डर्स को शेयर ही देती है लाभांश के बदले में, तो ऐसे एक्स्ट्रा शेयर को बोनस शेयर के नाम से जाना जाता है। तो हम एक तरीके से शॉर्ट में अगर इसे कहें, डिविडेंड के बदले में जब शेयर होल्डर्स को कंपनी शेयर्स और ज़्यादा एक्स्ट्रा शेयर्स जारी करती है, उसे हम बोनस शेयर कहते हैं। बोनस इश्यू क्या होता है? इस प्रकार के शेयर बोनस उन शेयर धारकों को फ्री में उस अनुपात में दिए जाते हैं जिनके पास उस कंपनी के शेयर पहले से ही होते हैं। ऐसे शेयरों को लाभांश शेयर भी हम कहते हैं, क्योंकि लाभांश के बदले में ही दिए जाते हैं, तो हम इसे डिविडेंड शेयर भी कह सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम स्टॉक स्प्लिट पे। ये क्या चीज़ है, इसे समझते हैं। जब कोई कंपनी अपने शेयर को तोड़कर उसे कई हिस्सों में विभाजित कर देती है, उसे स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। जैसे कोई शेयर है जिसकी कीमत 100 रुपये है और जिस कंपनी का वह शेयर है उसे 4 हिस्सों में तोड़कर 25-25 रुपये के 4 शेयर बना दिए जाते हैं, तो इसे हम स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। तो हम कह सकते हैं शेयर का विभाजन करना स्टॉक स्प्लिट है। ऐसा क्यों किया जाता है यह भी समझना जरूरी है। क्यों किसी शेयर के टुकड़े किए जाते हैं, 100 रुपये से उसे 25-25 के 4 शेयर में हमने क्यों कन्वर्ट किया, यह भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो जब किसी कंपनी के शेयर बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, तब जो छोटे इन्वेस्टर रहते हैं जो उन शेयर में निवेश करना तो चाहते हैं लेकिन निवेश नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में कंपनी अपने शेयरों की और उन छोटे निवेशकों को आकर्षित करने के लिए और बाजार में मांग बढ़ाने के लिए स्टॉक स्प्लिट का सहारा लेती है। अच्छा, इस स्टॉक स्प्लिट से शेयर होल्डर्स पर क्या असर पड़ता है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उन पर क्या असर पड़ता है, ये भी हम समझते हैं। यदि कोई कंपनी अपने शेयरों को 2 हिस्से में विभाजित करती है, तो शेयर धारकों को उसके पास मौजूद हर एक शेयर के लिए एक अतिरिक्त शेयर दिया जाता है। इससे जो शेयर होल्डर्स हैं उनके पास पहले से ही मौजूदा शेयरों की संख्या दुगनी हो जाती है। निवेश के वैल्यू पर इससे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू तो उतना ही रहेगा जितना पहले था, क्योंकि हर एक शेयरों को 2 शेयर में स्प्लिट करने से हर एक शेयर का वैल्यू आधा हो जाता है। अच्छा, शेयर होल्डर्स पे जो असर पड़ा उसकी हमने बात कर ली। अब कंपनी पर इसका क्या असर पड़ता है इसकी हम बात करते हैं। जब शेयर स्प्लिट किया जाता है तो कंपनी के शेयरों की संख्या बढ़ जाती है, लेकिन इससे कंपनी का जो मार्केट है उसके मार्केट कैपिटलाइजेशन पर कोई असर नहीं पड़ता है। स्टॉक स्प्लिट से कंपनी के शेयर अधिक लिक्विड हो जाते हैं, अधिक तरल हो जाते हैं। कई बार लोग स्टॉक स्प्लिट का बोनस शेयर को एक ही समझ बैठते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। बोनस शेयर अलग चीज़ है और स्प्लिट शेयर अलग चीज़ है। अगर आप इन्हें एक ही समझते हैं तो ये भूल है। अब सबसे मेन जो ये काम किया जाता है वो छोटे इन्वेस्टर्स के लिए, उनके लिए जो ये शेयर्स है उनको आकर्षित बनाने के लिए किया जाता है। तो उन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी हम समझते हैं। स्टॉक स्प्लिट से शेयरों की कीमत घट जाती है। इससे जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो कंपनी के शेयरों में निवेश आसानी से कर पाते हैं, कीमत उनके लिए कम हो जाती है और ऐसे शेयर्स की मांग अचानक बढ़ जाती है। और जब ऐसे शेयर्स की मांग बढ़ती है तो हम देखते हैं कि शेयर मार्केट में ऐसे शेयरों में उछाल देखा जाता है।
ये हमने बात की स्टॉक स्प्लिट की। अब हम बात करते हैं बिड प्राइस क्या होता है। बिड प्राइस किसी शेयर की वह प्राइस है जिस पर कोई भी बायर उस शेयर को खरीदने के लिए तैयार बैठा होता है। तो ऐसी प्राइस जिस पर उस शेयर्स को खरीदने के लिए कोई इन्वेस्टर या बायर तैयार है उसे हम बिड प्राइस के नाम से जानेंगे। अब हम आस्क प्राइस के बारे में समझते हैं। आस्क प्राइस क्या होता है? किसी शेयर की वह प्राइस जिस पर कोई भी सेलर उस शेयर को बेचने के लिए तैयार बैठा हो, तब हम उसे आस्क प्राइस कहेंगे। तो बिड प्राइस है जब कोई बायर उसे खरीदने के लिए तैयार बैठा हो, और आस्क प्राइस है जब कोई सेलर उसे बेचने के लिए तैयार बैठा हो जिस प्राइस पर। दोनों अलग अलग चीज़ें। और स्प्रेड क्या होता है? बिड प्राइस और आस्क प्राइस के बीच में जो अंतर होता है उसे हम स्प्रेड के नाम से जानते हैं। एक और टर्म, महत्वपूर्ण टर्म है शेयर मार्केट में, स्टॉप लॉस। इसे हम समझते हैं। स्टॉप लॉस किसी शेयर का वह प्राइस पॉइंट होता है जहां पर कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर अपना लॉस बुक करके शेयर से निकलने के लिए तैयार बैठे हों। शेयर मार्केट में लॉस को कंट्रोल करने के लिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई शेयर खरीदा है जो 90 रुपये का खरीदा है, और आप इंतजार कर रहे हैं कि वो शेयर 95 रुपये का होगा तब आप उसे बेचेंगे, लेकिन आपको ये भी डर है कि उस शेयर की कीमत कम ना हो जाए, तो आप उस शेयर से बाहर निकलना चाहेंगे। जैसे आप उस कंपनी के शेयर्स में स्टॉप लॉस एक जगह पॉइंट पे लगा देते हैं 85 रुपये। इसका मतलब जैसे ही वो 85 रुपये से नीचे गिरेगा तो आपको लॉस नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने का मतलब है 85 रुपये पर आप उस शेयर्स को बेचकर बाहर आ जाओगे। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया जाए तो बहुत बड़े बड़े घाटों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए अगर वो व्यक्ति 85 रुपये पर अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाता है और एकदम से जब वो दूसरे दिन देखता है कि उसकी जो शेयर की कीमत जो कल 90 रुपये थी वो एकदम से 50 रुपये पर चली गई है, तो उस व्यक्ति को बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसीलिए ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं, समझदार इन्वेस्टर्स हैं, वो स्टॉप लॉस ज़रूर लगाते हैं, और स्टॉप लॉस में अपना लॉस को कंट्रोल करने के लिए स्टॉप लॉस की विधि को अपनाते हैं। टारगेट अगला जो एक पॉइंट है उसे हम समझते हैं। टारगेट किसी शेयर का वह प्राइस पॉइंट होता है जहां पर कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर अपना प्रॉफिट बुक करके शेयर से एग्जिट करने के लिए तैयार बैठा होता है। स्टॉप लॉस के जस्ट विपरीत, जैसे कोई व्यक्ति, वही उदाहरण हम लेते हैं पिछला, 90 रुपये पर उसने शेयर खरीदा और वो 95 रुपये पर उसे बेचकर बाहर निकलना चाहता है। उसे पता है कि 95 रुपये से ऊपर ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उससे उसे कोई मतलब नहीं है। वो केवल 95 रुपये का अपना टारगेट लेकर चल रहा है। जैसे ही इस शेयर की कीमत 95 रुपये पर पहुंचेगी, 95 रुपये पर उसका जो शेयर्स है वो बिक जाएंगे और उसे जो प्रॉफिट है वो उसके खाते में जमा हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस और टारगेट एक दूसरे के विलोम शब्द है। वॉल्यूम क्या होता है? इसे हम समझते हैं। किसी कंपनी के शेयर में एक निश्चित समय अंतराल में, एक दिन, एक महीना, एक साल, इनमें कुल कितने शेयर्स की खरीदी और बिक्री की गई है उसे वॉल्यूम कहते हैं। अब हम आते हैं बाय या लॉन्ग पर। तो कई व्यक्ति इसके लिए बाय शब्द का प्रयोग करते हैं, कई लोग लॉन्ग शब्द का प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है समझते हैं। स्टॉक मार्केट में जब हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो उसे बाय करना कहते हैं या लॉन्ग करना भी कहते हैं। इसी प्रकार जब स्टॉक मार्केट में हम किसी स्टॉक को सेल करते हैं तो उसे सेल करना या शॉर्ट करना भी कहते हैं। तो सेल या बाय और लॉन्ग या शॉर्ट दोनों एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्टॉक एक्सचेंज वह जगह है जहां सभी कंपनियां लिस्टेड होती है और सभी स्टॉक ब्रोकर स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को हम समझ लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट को समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये वो बेसिक शब्द हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट, जो आप सबसे पहले जब शेयर मार्केटिंग के अंदर एंटर करते हैं तो इन दोनों शब्द को आपको सुनने को मिलता है और इनका सामना करना पड़ता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडिंग अकाउंट या
डीमैट अकाउंट क्या होता है? तो देखिए, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच अगर हम मुख्य अंतर की बात करें, सबसे पहले तो चलिए हम समझते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। स्टॉक को बाय और सेल करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट जरूरी होता है। ट्रेडिंग अकाउंट को किसी ब्रोकर के पास ओपन कराया जाता है। तो ये तो निश्चित है कि कोई ब्रोकर के पास ही ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होता है। आजकल ये ऑनलाइन भी होने लग गया है, जैसे कई कंपनियां हैं, शेर खान, एंजल ब्रोकर, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट आपको उपलब्ध करवाती है। डीमैट अकाउंट को भी हम एक बार समझ लें कि खरीदे हुए शेयर्स को रखने के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी होता है। डीमैट अकाउंट को किसी ब्रोकर के पास ओपन कराया जाता है। अब इनके बीच में जो अंतर है उसे हम समझते हैं। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच जो सबसे पहला मुख्य अंतर है वो ये है कि एक डीमैट अकाउंट का इस्तेमाल आप जो अपनी सिक्योरिटीज़ होती है, प्रतिभूतियाँ होती है, जैसे कि आपके शेयर प्रमाण पत्र हुए और अन्य जो दस्तावेज हुए, उनको इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में रखने के लिए डीमैट अकाउंट का प्रयोग किया जाता है। जबकि अकाउंट का इस्तेमाल स्टॉक बाजार में इन ट्रेडिंग अकाउंट का इस्तेमाल स्टॉक बाजार में इन प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है। तो क्लियर है, डीमैट अकाउंट तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपने अपनी सिक्योरिटीज़ को रखा, जबकि इन सिक्योरिटीज़ को जब आप खरीदने और बेचने का काम कर रहे हैं तो फिर आप ट्रेडिंग अकाउंट की बात कर रहे हैं। हालांकि जो डीमैट अकाउंट है और ट्रेडिंग अकाउंट है, ये दो अलग अलग उद्देश्य लेकर चलते हैं, लेकिन ये काफ़ी निकटता से संबंधित भी होते हैं। असल में हम देखें तो अपने वास्तविक शेयर बाजार गतिविधि जो आपके ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और आपके बैंक अकाउंट के बीच करीब और बहुत ही परस्पर क्रियात्मक संबंध होता है। अगर हम देखें ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट के बारे में, तो इनका जो संयोजन होता है वो काफ़ी लोकप्रिय स्टॉक बाजार की शब्दावली में आते हैं ये दोनों शब्द। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की प्रकृति के बीच में हमने अंतर को समझा। आधारभूत अंतर तो ये होता है कि एक ट्रेडिंग अकाउंट समय की अवधि में आपके पूंजी बाजार लेन देन को कैप्चर करता है, जबकि डीमैट अकाउंट समय के एक टाइम पर शेयरों और अन्य प्रतिभूतियों के आयोजन को बनाए रखता है। इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट समय की अवधि में लेन देन के प्रवाह की प्रकृति में होता है, जबकि डीमैट अकाउंट असल में एक ही बिंदु पर आपके धन प्रवाह को कैप्चर करता है। डीमैट अकाउंट समय में एक विशिष्ट टाइम पर मापा जाता है, ट्रेडिंग समय की अवधि में मापा जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण अंतर है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हम शेयर्स को खरीदते हैं तो ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट को इंटरफेस कैसे करते हैं, ये समझने के लिए सही दृष्टिकोण से एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट क्या होता है। जैसे एक कंपनी है, उसके 100 शेयरों को 910 रुपये में ख़रीदने का ऑर्डर दिया है मान लीजिए, और उस ऑर्डर की जब पुष्टि हो जाती है, फिर आप जब अगली सुबह देखते हैं तो अपने ट्रेडिंग अकाउंट में आप देखते हैं कि जो आपने शेयर्स ख़रीदे हैं, 100 शेयर को 910 रुपये में ख़रीदा है, तो ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट में शामिल हो जाएंगे कि आपके पास इतने शेयर आपने ख़रीद लिए हैं। और जब आपके पास ये शेयर सर्टिफिकेट आ जाते हैं और ये सर्टिफिकेट आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर लेते हैं, 91,000 रुपये के जो शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में जब ये जमा होंगे तो फिर आप बात कर रहे होंगे डीमैट अकाउंट की। अब कई व्यक्तियों के दिमाग में यह आता है कि जब वो ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते हैं या डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो उनके दिमाग पे ये सवाल ज़रूर आता है कि क्या मेरे पास ट्रेडिंग अकाउंट के बिना एक डीमैट अकाउंट हो सकता है। तो हाँ, ये पूरी तरीके से संभव होता है। अगर आप आईपीओ के लिए आवेदन करते हैं तो आपको जो अलॉटमेंट होता है उस तारीख पर शेयर रखने के लिए केवल एक डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होती है। अगर आप केवल इन शेयरों को रखना चाहते हैं तो, और अगर आपको उन्हें बेचना भी है तो फिर आपको ट्रेडिंग अकाउंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक बेसिक चीज़ है कि आप ट्रेडिंग अकाउंट के बिना भी डीमैट अकाउंट रख सकते हैं। अब सवाल आता है, क्या डीमैट अकाउंट के बिना ट्रेडिंग अकाउंट हो सकता है? जी हाँ,
डीमैट अकाउंट केवल आवश्यक होता है अगर आप डीमैट रूप में शेयर रखना चाहते हैं तो। इसलिए यदि आपने एक ट्रेडिंग अकाउंट खोला है और केवल जो वायदा कारोबार होते हैं, विकल्प जो कारोबार होते हैं, उसमें आप व्यापार करने का इरादा रखते हैं तो डीमैट अकाउंट की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि भारत में जो वायदा और विकल्प नगद में बसे हुए हैं और इसका परिणाम वितरण करना नहीं होता है। हालांकि अगर आप इक्विटी से निपटने का इरादा रखते हैं तो डीमैट अकाउंट ज़रूरी होता है। तो वैसे तो आप अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन एक अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो लंबे समय तक ट्रेडिंग करना चाहता है, तो उसे डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों ही अपने रखने चाहिए। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, ट्रेडिंग क्या होती है। कम समय के अंतराल में शेयर्स को बाय और सेल करना ट्रेडिंग कहलाता है। ट्रेडिंग आमतौर पर वो लोग करते हैं जो जल्दी पैसा कमाने की सोच रखते हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में खरीद रहे और बेच रहे हैं शेयर्स को तो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म में ऐसा कर रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं शेयर मार्केट में। तो ये बेसिक सा अंतर है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का। तो जो शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करते हैं उन्हें ट्रेडर्स कहते हैं, और जो लॉन्ग टर्म में करते हैं उन्हें इन्वेस्टर्स कहते हैं, और उन्हें ज़्यादा बेहतर माना जाता है इन्वेस्टर्स को। वॉरेन बफेट ने कहा था, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। अगर आप जानते ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं तो उस चीज़ में रिस्क होता है, लेकिन जब आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं पूरी तरीके से और आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर वो जो रिस्क होता भी है तो वो कैलकुलेटेड रिस्क होता है, उसे आप रिस्क नहीं कह सकते। अब हम अगला जो टर्म है कैपिटल मार्केट का, मार्जिन, उसकी बात करते हैं। मार्जिन एक तरह का उधार होता है जो स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड करवाता है। मार्जिन का उपयोग करके शेयर को खरीदा और बेचा जाता है। तो ये एक उधार सुविधा दी जाती है ब्रोकर के द्वारा, जो उसके पास ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाता है उस व्यक्ति को। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग क्या होती है इसे हम समझते हैं। किसी शेयर्स को खरीद कर कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक रखकर बेच देना स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहलाता है। तो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जो होती है उसके अंदर किसी शेयर को कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनटों तक रखकर बेच दिया जाता है। इसमें मार्केट में जो छोटे छोटे मूवमेंट आते हैं उनका फ़ायदा उठाया जाता है और मार्केट के बंद होने तक बहुत सारे ट्रेड किए जाते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है। जिस दिशा में ट्रेंड हो उसी दिशा में ट्रेड लिए जाते हैं। स्कैल्पिंग में बड़ा पैसा निवेश किया जाता है और छोटा छोटा प्रॉफिट निकाला जाता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि कोई शेयर है जिसकी करंट प्राइस 100 रुपये है और उसके 10,000 शेयर आपने खरीद लिए। अब जैसे ही वो शेयर 100 रुपये से बढ़कर 100 रुपये 50 पैसे हो जाते हैं तो आप वह 10,000 शेयर बेच देते हैं और इससे आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। इसे ही हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग जो होता है उसके अंदर पोजीशन साइज बड़ी रखनी होती है और छोटे प्रॉफिट निकालने पर ध्यान दिया जाता है, जिसकी वजह से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है और मनी मैनेजमेंट के जो नियम है उसका पालन करना मुश्किल हो जाता है। अगर एक गलत ट्रेड हुआ तो बड़ा लैप्स हो सकता है, बड़ा लॉस हो सकता है। स्कैल्पिंग के लिए हाई वोलेटाइल शेयर चुने जाते हैं और स्कैल्पिंग करने के लिए 1 से 5 मिनट के चार्ट्स, प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न और ट्रेंड लाइन का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर इंडिकेटर का उपयोग नहीं किया जाता है। स्कैल्पिंग जो ट्रेडिंग होती है वो सबसे मुश्किल ट्रेडिंग मानी जाती है। उसका कारण है इसे करने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें क्विक एक्शन और रिक्वायर्ड होता है। शेयर को कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट में खरीदना बेचना होता है। शेयर मार्केट में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में सफल होना है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की ज़रूरत है, क्योंकि एक गलत ट्रेड अगर आप कर देते हैं तो बहुत सारे छोटे ट्रेड के प्रॉफिट को आप ख़त्म कर सकते हैं। तो ये था स्कैल्प ट्रेडिंग। शेयर मार्केट में स्कैल्प ट्रेडिंग में सफल होने के लिए जो
डिसिप्लिन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए। जो स्कैल्पिंग ट्रेडर होता है वो एक दिन में 10 से 100 तक ट्रेड कर देता है, और इसी वजह से अपने ब्रोकर को बहुत सारी ब्रोकरेज चुकानी भी पड़ती है उसे। इसलिए जो एक स्कैल्पर होता है उसको राइट टाइम पर राइट ट्रेड लेना चाहिए और ब्रोकरेज बचाने का प्रयास भी करना चाहिए। अब आते हैं हम बाय टुडे सेल टुमारो अर्थात ट्रेडिंग। ट्रेडिंग हम पहले भी पढ़ चुके हैं। किसी शेयर को आज खरीद कर कल बेचना है तो उसे बाय टुडे BTST अर्थात बाय टुडे और सेल टुमारो कहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग क्या है? स्कैल्प ट्रेडिंग के बाद ये एक नया शब्द है स्विंग ट्रेडिंग, इसे भी हम समझते हैं। किसी शेयर को आज खरीदकर एक हफ्ते से लेकर एक महीना या 2 महीने के अंदर जब हम बेचते हैं तो उसे स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। शेयर या कमोडिटी मार्केट में स्विंग ट्रेडिंग की एक ऐसी शैली है जो एक से अधिक दिन से लेकर कुछ दिनों या कुछ हफ्तों तक चल सकती है। इसमें ऑप्शन या स्टॉक में आने वाले मोमेंटम के द्वारा लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। स्विंग ट्रेडिंग का एक लोकप्रिय ट्रेडिंग सिस्टम है और इसे ट्रेडिंग का किंग भी माना जाता है। तो कभी आपसे पूछा जाए कि जो जितनी भी प्रकार की ट्रेडिंग होती है, जैसे स्कैल्प ट्रेडिंग हुई, इन्वेस्टिंग हुई, स्विंग ट्रेडिंग हुई, पोजिशनल ट्रेडिंग हुई, जो हम आगे अभी पढ़ेंगे, तो इन सब में जो किंग होता है, किंग ट्रेडिंग होती है, वो कौन सी होती है? तो आपको आंसर करना है स्विंग ट्रेडिंग, किंग ट्रेडिंग मानी जाती है। ट्रेडिंग का किंग इसे कहते हैं। और स्विंग ट्रेडर मुख्य रूप से तकनीकी विश्लेषक अर्थात टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करते हैं, जिसमें ये ट्रेडर चार्ट एनालिसिस और इंडिकेटर के आधार पर किसी स्टॉक या इंडेक्स के प्राइस पैटर्न को समझकर सौदे को पकड़ते हैं। आवश्यकता पड़ने पर फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग भी ये लोग करते हैं। इसके साथ ही स्विंग ट्रेडर जो होते हैं वो किसी स्टॉक के रिजल्ट, कोई विशेष न्यूज या कंपनी में होने वाले बड़े बदलाव जैसे उधार पर ट्रेड सेट करते हैं। अगर कोई स्टॉक कंसोलिडेटेड कर रहा हो तो उसके ब्रेकआउट का इंतजार किया जाता है। जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो उसके अनुसार ट्रेड बनाए जाते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 घंटे के सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का प्रयोग भी एंट्री और एग्जिट के लिए किया जाता है। तो ये था स्विंग ट्रेडिंग, द किंग ऑफ ऑल ट्रेडिंग्स। अगला है पोजिशनल ट्रेडिंग। ये क्या होता है इसे हम समझते हैं। देखिए, पोजीशन ट्रेडिंग में किसी शेयर को कुछ महीनों से लेकर 1 साल के अंदर तक बेच दिया जाता है, जिसे पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट की एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें शेयर्स को लंबे समय तक होल्ड किया जाता है। इसके अंदर किसी शेयर को कुछ महीनों से लेकर 1 साल तक खरीद कर रखा जाता है और फिर उस शेयर को बेचकर प्रॉफिट कमाया जाता है। आमतौर पर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए खरीदे गए शेयर को 1 साल के अंदर बेच दिया जाता है। इसमें स्टॉक प्राइस के अंदर जो लंबा मूवमेंट आता है उसका फ़ायदा उठाकर प्रॉफिट कमाया जाता है। इसे इसीलिए पोजिशनल ट्रेडिंग भी कहा जाता है। जैसे मान लो कोई शेयर है जिसकी वर्तमान में कीमत है 100 रुपये। आपने उस कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस किया और आपको लगा कि ये शेयर आने वाले 6 से 8 महीनों के अंदर 120 रुपये तक जा सकता है और शेयर बाय कर लिया जाना चाहिए। तो आपने शेयर बाय कर लिया और 8 महीने के बाद में इसे बेच दिया, तो इसे हम पोजिशनल ट्रेडिंग कहेंगे। तो अगर हम जो पिछली ट्रेडिंग थी स्विंग ट्रेडिंग, इसकी और पोजिशनल ट्रेडिंग के बीच में अंतर देखें तो स्विंग ट्रेडिंग में हम 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने या 2 महीने के अंदर इसे बेच रहे थे, जबकि पोजिशनल ट्रेडिंग में हम पोजीशन रखे रहते हैं कब तक? कुछ महीने से लेकर 1 साल तक। इसलिए इसका नाम पोजिशनल ट्रेडिंग है। राकेश झुनझुनवाला जो कि भारत के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट में माने जाते हैं, जिन्हें भारत का वॉरेन बफेट भी कहा जाता है, उन्होंने कहा था कि बाय राइट एंड होल्ड टाइट, अर्थात अगर आप पोजीशन रखना चाहते हैं ट्रेडिंग के अंदर तो आप सही शेयर्स को खरीदीजिए और फिर धैर्य के साथ उसे अपने पास रखिए और सही समय आने पर उसको बेच दीजिए।
इन्वेस्टिंग क्या होती है ये हम समझते हैं। ट्रेडिंग की जब हमने बात की थी तो वो बहुत कम समय अवधि के लिए जब हम शेयर्स को खरीदते बेचते हैं उसे ट्रेडिंग कहते हैं। और इन्वेस्टिंग 1 साल से लंबे समय तक के लिए जब किसी शेयर को बाय करके रखते हैं और जब अच्छा प्रॉफिट हो रहा हो तो उसे सेल कर देते हैं, उसे इन्वेस्टिंग कहते हैं। आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक या हम 5 साल या 6 साल तक भी बहुत लंबी समय अवधि की जब हम बात कर रहे होते हैं शेयर में होल्डिंग करने की और फिर बाद में उसे बेचने की, तो हम इन्वेस्टिंग अर्थात निवेश की बात कर रहे होते हैं। इंडिकेटर क्या होता है ये हम समझते हैं। इंडिकेटर शेयर के प्राइस की चाल को समझने के लिए मार्केट में बहुत सारे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर आते हैं, उसे ही हम इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। तो ये आज कैपिटल मार्केट पार्ट 3 हमने पढ़ा, जिसमें बहुत सारे शब्द ऐसे जो जानने ज़रूरी है शेयर मार्केट की लैंग्वेज में, कैपिटल मार्केट की लैंग्वेज में, वो हमने समझे। इसके अलावा भी अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, तो उसके लिए हम कैपिटल मार्केट का जो 4th पार्ट है और हो सकता है अगला भी एक पार्ट हो, वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।